हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या होता है। तो हमने पढ़ा फोर्स कैसे होता है, हमने उसके पाथ की बात की। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाता है तो पाथ सर्कुलर होता है, हमने पढ़ा था। और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाता है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स जीरो होता है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल बना के जाए तो क्या होगा, पाथ कैसा होगा, कैसे उसको डिस्कस करें वो देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो मैंने माना एक चार्ज Q v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो ये ना तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना ही इसके पैरेलल है, कुछ एंगल पे है। तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, v cos थीटा और v sin थीटा, हाँ या ना। v cos थीटा को क्या बोलते हैं, पैरेलल कंपोनेंट, और v sin थीटा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये कंपोनेंट इसके पैरेलल हो गए और ये क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो भाई देखो, फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, v sin थीटा। पाथ इज सर्कुलर, हमने कल भी प्रूव किया था इस चीज को। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, पाथ सर्कुलर। क्यों आएगा भाई, हम चाहें तो इसको दोबारा प्रूव कर सकते हैं। मान लो एक सर्कल है और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इस टाइप से, समझ पा रहे हैं आप, हमने कल भी डिस्कस किया था इसको। ये तो इस केस में क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे वेलोसिटी लेता हूँ इस टाइप से, चार पार्ट लिए थे मैंने, आपको कल याद हो तो फोर्स की डायरेक्शन अगर सेंटर की तरफ आए तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या प्रोवाइड, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर होगा तो सर्कुलर पाथ होगा। सिंपल सी बात, चेक कर लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, फोर्स किधर आया, इधर, टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। इधर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स कहाँ आया, ऊपर। इधर देखो, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड फिंगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये फोर्स, तो ये भी अंदर। तो इस टाइप से आप लोग देख पा रहे हो, सारे फोर्स अंदर हैं, टुवर्ड सेंटर है, इसका मतलब पाथ सर्कुलर है। क्लियर। और सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दिस इज QVB mv स्क्वायर बाई आर। और v परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम, एक v से एक v कैंसिल। तो मेरे पास यहां से r क्या आ गया, mv बाई bq। आप सोच रहे हैं दोबारा क्यों करवा रहे हो, कल करवा चुके हैं। एक्चुअली इसका यूज हो सकता है यहाँ थोड़ा, इसलिए हम बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ से रेडियस आ जाएगी, यहाँ से रेडियस आ जाएगी, हम यहाँ टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम क्या होगा, 2 पाई r बाई बी। मेरी बात समझ रहे हो। तो r बाई बी परपेंडिकुलर क्या आएगा, m बाई बी क्यू। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो 2 पाई r बाई बी क्या है, m बाई बी क्यू। तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ पता लग गया, ये हमने कल कर चुके हैं। नाउ फॉर v पैरेलल कंपोनेंट, v पैरेलल कंपोनेंट के लिए क्या होगा, फोर्स निकाल लो, QVB cos 0, अरे cos 0 है, cos 0 सॉरी, QVB sin थीटा, sin 0, sin 0 क्या होता है, 0। तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है तो v cos थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट जाता रहेगा। अब एक सोचने वाली बात यह है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। इधर वाली जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट वेलोसिटी है तो पार्टिकल चलेगा आगे, तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा और आगे भी चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग सर्कल भी बनाती है और आगे भी चलती है।
तो इस टाइप से हमारे पास ऐसा पाथ होगा इसका, समझ गए? हमारा जो पाथ होगा वो इस टाइप का होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, तो इस टाइप से पाथ होगा। ठीक है भाई, तो एक सर्कल और दूसरा सर्कल, एक सर्कल बनने के बाद दूसरा सर्कल कब बनता है? चलो सोचो भाई, पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ कवर करेगा कितने टाइम में? 2πm/v²। टाइम, रेडियस और वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, याद रखना। इतने टाइम में पार्टिकल एक सर्कल पूरा करेगा। ठीक है, इतने ही टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? देखो सोचो, पार्टिकल यहां था, यहां, ठीक है, जब ये दोबारा घूम के यहां पे आएगा तो यहां पहुंचेगा। समझ रहे हो? यहां पहुंचेगा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। और उस टाइम में ये कितना आगे चला? कुछ डिस्टेंस तो चला, इसको क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, टाइम सर्कल पूरा कर रहा है पर एक सर्कल के टाइम में कुछ आगे भी चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पिच। तो बेटा पिच को कैसे डिफाइन करें? इट इज लीनियर डिस्टेंस मूव्ड by charge particle in a time of, it is the linear distance moved by a particle in a time of one revolution। ऐसे लिख सकते हैं, अरे बोलो, in a time of one revolution, वन रिवोल्यूशन के टाइम में। ठीक है, तो पिच अगर निकालनी हो तो कैसे निकालें? पिच पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी तो रहेगी, ये पिच होती है ना, तो पिच कैसे निकलेगी? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन। तो ये क्या है? v cos थीटा। ओके, और ये क्या होता है? 2πm/v²। क्लियर? तो पिच हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि यहां जब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है हेलिकल पाथ, तो इस हेलिकल पाथ की एक्सिस क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सिस ऑफ हेलिक्स और हेलिकल पाथ इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही इसकी एक्सिस है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल revolves around magnetic field axis, a magnetic field direction। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अराउंड चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा। कैसे रिवॉल्व करेगा? देखो, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा इसके अराउंड, समझ रहे हो ना? ऐसे भी घूम सकता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या आएगी। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके ऊपर मान लो क्वेश्चन आ जाए, वैसे ये डेरिवेशन सीबीएसई में पूछ लेते हैं कभी कभी। पहली बात तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से, पिच क्या होती है, कैसे क्या होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मान लो आपसे कोई पूछ ले कि भाई इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको 10 टेस्ला, मैं जस्ट ऐसे वैल्यू ले रहा हूं। एक चार्ज पार्टिकल को 4 मीटर पर सेकंड से आपने ऐसे भेजा, चार्ज है 2 कूलम का। मैं जस्ट अपनी तरफ से वैल्यू ले रहा हूँ, कुछ भी पहले बोल रहा हूँ समझाने के लिए। एंगल ले लिया, इसको 10 ले लो, 37 एंगल ले लिया 37। ठीक है, और पार्टिकल का मास ले लेते हैं 10 ग्राम। ओके, ठीक है, फाइंड टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन एंड पिच ऑफ हेलिक्स, मतलब हेलिकल पाथ। समझ में आ गई बात? तो इसमें टाइम का फॉर्मूला क्या था बेटे? 2πm/v², जो मैंने अभी ड्राइव करवाया, आना चाहिए। ठीक है, 2π, पाई क्या होता है? √10 या 3.14। 3.14 को √10 ले सकते हैं। मास कितना है? 10 ग्राम। ग्राम के किलोग्राम बनाओ 1000। ठीक है, मास कितना है? 2πm। ठीक है, फिर क्या है? डिवाइड बाई bq। b कितना है?
10 यही कर देता हूँ, और Q कितना है भाई 2। बात समझ में आ गई? आ गई। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया √10 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ गया √10 मतलब 3.14 10⁻³ सेकेंड। टाइम आ गया। अगर पिच निकालनी हो तो बेटा पिच का फॉर्मूला क्या था, v cos थीटा इंटू में टाइम, टाइम ही तो था, तो v cos थीटा निकालो। तो v कितना है 10 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5। ये वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए, ये एंगल वगैरह की वैल्यू। वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो पिच क्या आ जाएगी, पिच आ जाएगी v cos थीटा, v cos थीटा कितना आया 8, टाइम कितना आया भाई 3.14 10⁻³ मीटर में आ जाएगी। तो ये हो गया 8 4 जा 32 11, ठीक है, 10⁻³ मीटर। तो बेटा पिच कितनी आ गई, यहाँ पे देखी जाए तो 25.1 मीटर है, तो 1 मिलीमीटर आ गया। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, याद आ रहा है? तो 1 ये इतना हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो 25 मिलीमीटर के आसपास पिच आएगी इसकी। तो मैंने जस्ट अपनी तरफ से वैल्यू ले ली, आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि हेलिकल पाथ कब होगा, जब एक चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए। वो एंगल 0 या 90 नहीं होना चाहिए। अगर 90 होगा सर्कुलर पाथ, अगर 0 होगा तो वो उसी की डायरेक्शन में अनचेंज जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, किसी एंगल पे भेजा जाए तो हेलिकल पाथ होगा और पिच होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा, समझ में आ गया। अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंबाइंड फील्ड में भेजें तो क्या होगा। तो टॉपिक हमारे पास आता है लॉरेंट फोर्स। क्या आता है बेटा, लॉरेंट फोर्स। क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q due to both electric and magnetic field, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। कैसे भाई, फोर्स QE तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और QV क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स, तो दोनों का सम क्या कहलाएगा, लॉरेंट फोर्स। FL कर दो, या सिर्फ लिख देता हूं मैं यहाँ पे लॉरेंट फोर्स। तो F क्या आ गया, Q कॉमन ले लो, E प्लस V क्रॉस B। अरे क्लियर, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई, बोलो भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए FE इलेक्ट्रिक फोर्स, QE इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स। अगर मैं लूं FM तो ये हो जाएगा QV क्रॉस B। बेटा इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स QE आपको पता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स, मैग्नेटिक QV क्रॉस B। सीबीएसई में कभी कभी पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला लिखो, राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स 1 नंबर में। तो बच्चे कंफ्यूज बच्चे ये लिख जाते हैं, नहीं मैग्नेटिक में ये लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। छोटी छोटी बातें इसमें और कर लें। फ्रेम के बारे में पढ़ा था हमने, फ्रेम और रेफरेंस, जहां बैठ के हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हम प्लस में पढ़ा दिया, याद आ रहा होगा। तो QE और Q V क्रॉस B, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों ही फ्रेम डिपेंडेंट है, फ्रेम डिपेंडेंट है, बट दोनों का जो सम है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम।
ध्यान रखना, कभी कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कौन फ्रेम पे डिपेंड करता है और कौन नहीं करता है, तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लोरेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ये। ठीक है, अब हम चेक करेंगे एक चार्ज पार्टिकल अगर कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या होगा, पाथ कैसा होगा उसका, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो पाथ कैसा होगा। ठीक है, देखो, मोशन ऑफ क्यू इन E एंड B बोथ। सपोज करो ये मेरे पास फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। समझ गए। केस फर्स्ट, एक चार्ज पार्टिकल यहां रेस्ट पे है। सबसे पहली बात देखो, चार्ज यहां पे रेस्ट पे है। चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा, चार्ज अगर यहां पे रेस्ट पे है तो क्या होगा बेटा, सोच के देखो, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या होगा। चार्ज अगर रेस्ट पे, देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। क्यों, क्यू वी बी, वी तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स जीरो। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट क्यू इन इट्स डायरेक्शन। पता है नहीं तो आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज क्यू मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन, क्यू ई बाई एम। ये कैसे आई, याद होगा आपको, फोर्स क्या होता है, क्यू ई, और फोर्स क्या होता है, एम ए। तो यहां से अगर मैं ए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी। बट पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ इज स्ट्रेट लाइन। बोलो, पाथ क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, एक्सेलरेशन होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, और देखो बेसिक बेसिक बातें धीरे धीरे करके केसेस को डिस्कस करेंगे, कोई परेशानी नहीं। केस सेकंड, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, इसका मतलब वी बी के पैरेलल, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन जीरो। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, दोनों पैरेलल है। फोर्स फिर से क्या हो गया, जीरो। नो इफेक्ट ऑन वी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वी के ऊपर। वी का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नो चेंज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट क्यू इन इट्स डायरेक्शन एंड पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बात हुई भाई, देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाऊं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v, फाइनल क्या मान लो, v डैश। एक्सेलरेशन क्या होगी, क्यू ई बाई एम। किसी भी टाइम टी पे पता करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो नेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा इसको। इतनी बात समझ में आ गई। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी डैश इज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, मैं निकाल सकता हूं। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। किसी भी टाइम वेलोसिटी, लेकिन पाथ क्या रहेगा इसका, स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है भाई, अब तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब क्या करें,
केस 2 भी हो गया। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर लिया जाए तो क्या होगा? केस 3। केस 3 क्या है? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से इधर गया, चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से इधर गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, V परपेंडिकुलर टू B, पाथ इज सर्कुलर। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट Q इन इट्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा। सो पाथ इज स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाएगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर देखा जाए तो इसका पाथ कैसा होगा? बोलो, इसका पाथ कैसा होना चाहिए? ये बात समझ में आई? नहीं आई। मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाएगा, सर्कल बन रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलेरेट कर रहा है। पहले वाले हेलिकल पाथ के अंदर v cos थीटा कांस्टेंट था, मतलब इधर की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो जो पिच आई थी वो क्या आई थी? v cos थीटा इंटू टी। टी कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है 2 पाई m बाई वी क्यू, टी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट v cos थीटा लगातार क्या हो रहा है? चेंज। v cos थीटा मतलब वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस। बात समझ में आई? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो v कांस्टेंट था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो v लगातार चेंज हो रहा है, और v अगर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ये गैप बढ़ेगा। पहले पिच कम थी, अब पिच बढ़ेगी क्योंकि v ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो भाई v परपेंडिकुलर पाथ सर्कुलर, पाथ सर्कुलर, इतनी बात समझ में आ गई। V is not affected by B। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। आपको पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो जस्ट डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा अपनी डायरेक्शन में, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, एंड वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेज, जो मैंने अभी बताया था। वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तो क्या होगा? पाथ सर्कुलर, पिच बढ़ती जाएगी, पिच इंक्रीज होती जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका टाइम निकाल लेते हैं सर्कुलर मोशन का, 2 पाई m बाई वी क्यू। ये आपको पता है, चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड पता हो, मास पता हो, फील्ड पता हो, सब हो जाएगा, ठीक है। चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो बेटा क्या करें? इस सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड पता लग जाए, ठीक है। फिर वेलोसिटी जो है वो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ती जा रही है, वो वेलोसिटी कैसे पता लगे? क्योंकि इतने टाइम के बाद वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इतने टाइम के बाद वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो पता करना है, क्योंकि हमें निकालनी है पिच। पिच क्या होती है? इसकी वेलोसिटी इंटू में ये टाइम। अरे वेलोसिटी इंटू टाइम होती है, तो मुझे क्या चाहिएगा? वेलोसिटी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन लग जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पिच में आप देखो, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन इधर है, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा डिस्टेंस आएगी, कम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो कम आएगी। और टाइम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इस रेंज की वेलोसिटी। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमें सोल्व नहीं करना, मैं जस्ट बता रहा हूं। इस इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और पिच निकाल सकते हैं। तो पिच इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पे ये डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, दिस इज पिच। तो x2 ग्रेटर देन
x1। इतनी बात समझ में आ गई। x2 की वैल्यू x1 से क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर। हमें सोल्व नहीं करना है इसको, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुत हाई फाई, लेकिन बेसिक बताएगी कि बढ़ेगा तो हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। लॉरेंट फोर्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे वो देखो। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, Q दे दिया आपको 4 कूलम, V दे दिया आपको 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और B दे दिया आपको 3i कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन Q। तो जब आपको ये दे दिया तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लें, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दे दिया। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है बेटा, Q E प्लस में V क्रॉस V। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में मुझे आ गई। तो देखो F इक्वल टू Q, Q कितना है 4, E कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस V क्रॉस V 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। समझ रहे हो। अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आए तो आप क्रॉस से निकाल सकते हो। क्रॉस से कैसे निकालें, चलो मैं आपको बताता हूं। V क्रॉस V कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट i j k। ठीक है, V कितना है 241 और B कितना है 304। बात समझ में आ गई। 3j कंपोनेंट नहीं है 4, तो ये कैसे निकलेंगे, i आउटसाइड ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 4 16 0 माइनस j कैप, ये छोड़ा ये छोड़ा, 4 2 8 माइनस 3 प्लस k कैप, ये छोड़ दो 2 माइनस 12, तो ये आ गया 16i कैप माइनस 5j कैप माइनस 12k कैप। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो V क्रॉस V की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूंगा, 16i कैप माइनस 5j कैप माइनस 12k कैप। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 16 17 17i कैप, 2j कैप माइनस 3j कैप, समझ रहे हो, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9k कैप। तो यहां से मैं देखूं तो मेरे पास फोर्स क्या आ जाएगा, 4 68i कैप माइनस 12j कैप माइनस 36k कैप। इतनी बात समझ में आ गई मेरे को। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो मैं सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन 2011 में जेई ने पूछ लिया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2011 में जेई ने पूछ लिया था। क्या, एक चार्ज पार्टिकल क्यूब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। वेलोसिटी दे रखी है 3i कैप 4j कैप प्लस k कैप। समझ में आ गई बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इस टाइप से कुछ वैल्यू थी। ओके, और B आपको दिया हुआ था, B आपको यहाँ पे दिया हुआ था i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था और जेई ने 2011 में आपसे पूछ लिया था, 2011 में आप लोगों से पूछ लिया था। ठीक है, तो अभी जो हमने सोल्व किया वही तो है। अभी जो हमने किया वही है, क्या, F इक्वल टू Q E प्लस में V क्रॉस V। अरे हाँ या ना, यही बात है। तो Q का तो Q रहेगा, E की वैल्यू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये आ जाएगी, प्लस V क्रॉस V निकाल लो। V क्रॉस V जो हमने निकाली वो निकाल लो, i j k 3 4 1, B कितना है 1 1 2। सोल्व करेंगे तो i कैप 8 माइनस 1 माइनस j कैप 6 माइनस 1 प्लस k कैप
के 3 माइनस 4, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो 7i कैप माइनस 5j कैप और माइनस k कैप, समझ गया, 6 माइनस 1 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। ओके, तो ये हो गया 7 3 10i कैप 10q i कैप, j का जोड़ो माइनस 4q j कैप, k का जोड़ो प्लस q k कैप। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। e 3 1 माइनस 2 और ये ठीक है, ये आ गया। तो y कंपोनेंट क्या है आपके पास माइनस 4q, तो fy कितना आ गया माइनस 4q आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज मेथड ये। तो पहले जो क्वेश्चन किया था वही चीज आ गई। तो क्यू वी क्रॉस प्रोडक्ट आपको सोल्व करना आना चाहिए और फोर्स का जो कंपोनेंट है वो लगा लो। कैसे, एफ को क्या ले सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, या एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। तो जे का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जे का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों को ये सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा क्या है, बाकी हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। माइनस जे 6 माइनस 1 5, तो ये 5 था, माइनस का था और ये आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस टाइप से हम लोग लोरेंट फोर्स के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है, एक डिवाइस होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा जाता है और चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर से परपेंडिकुलर पास किया जाता है। और अगर चार्ज पार्टिकल वहां से अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड सीधा निकल जाए, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे वो अनडेविएटेड निकल जाए। तो वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पता लगाता है जिससे वो अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड सीधा निकल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, 0। चलो देखते हैं कैसे। सपोज करो हमारे पास एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ गई बात। इस टाइप से हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और यहां से चार्ज को मान लो सीधा निकालना है इस विंडो से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मान लें, ये क्यू चार्ज ले लिया मैंने और क्यू चार्ज को हमने भेजा। क्यू चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है तो इधर ही जाता रहना चाहिए। तो ये इधर ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ है बेटा, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ आएगा, चेक करो, ये फील्ड अंदर। वेलोसिटी क्या है इसकी, v, तो वेलोसिटी किधर है, लाइट। तो फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स कहाँ है, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ आया, ऊपर, तो बी एम कर दो। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के ऊपर क्या हो गए, अपोजिट। तो सबसे पहले वेलोसिटी सेलेक्टर में एक अरेंजमेंट होता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड लेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, अब दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट होने से कुछ नहीं होता, पार्टिकल सीधा कब निकल जाए, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा हुआ तो नीचे मुड़ जाएगा, इसका ज्यादा हुआ तो ऊपर चला जाएगा। अगर दोनों का नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो, 0, तो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे वेलोसिटी सेलेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड
velocity of a charged particle which moves undeviated in a crossed का मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो V, E और B तीनों ही परपेंडिकुलर है, तीनों ही परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एफ नेट मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। फॉर दिस एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। एफ ई मस्ट बी इक्वल टू एफ एम, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। अगर ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा तो ठीक है। ये क्या होता है क्यू ई, ये क्या होता है क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ई बाई बी इक्वल टू क्या आ गया, वी। ई बाई बी इक्वल यहाँ क्या आ गया, वी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि मुझे क्या करना है, ठीक है। आगे देखो, इसके ऊपर सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले बता दूं आपको। सीबीएसई में क्वेश्चन हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज 25 10⁻⁻² टेस्ला। फाइंड V of charge if it goes undeflected। ये बात समझ में आ गई। अगर चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाए तो बताओ, तो क्या होगा बेटा, E बाई बी इक्वल टू वी। E 100 25 10⁻⁻² V, ये कितना आ गया, 400 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई, 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2012 में, आई थिंक 2012 में आपके पास क्वेश्चन आ गया था। 2012 में आपके पास एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें आपसे पूछा गया था क्या, फाइंड वेलोसिटी ऑफ आयंस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ आयंस विच गोज undeflected in perpendicular electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा था आपको, आई थिंक 0.77 किलो न्यूटन पर कूलम, शायद ऐसा कुछ था। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था 0.14 टेस्ला, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या करें, V इक्वल टू ई बाई बी। अरे बात समझ में आ रही है। तो E कितना था, 77 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा, B 0.14। बात समझ में आ रही है। एक काम करो, चेंज कर लेते हैं, देखते हैं, चलो। तो ये 14/100 ऐसे ले लो, 77 14/100 10⁻³ ठीक है, 7 2 जा 11। इतनी बात समझ में आ गई। तो V कितना आ गया, 5.5 10, ये 10⁻³ और ये 10 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जेई ने एक बार पूछ लिया था 2012 में, इस टाइप से क्वेश्चन था। कुछ वैल्यू वगैरह मे भी वेरी कर सकती है, अदरवाइज फॉर्मेट यही था, सवाल का फॉर्मेट यही था। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो सिंपल सिंपल सवाल है, 2012 में इस टाइप से आ गया था। और देखो हमारे पास क्वेश्चन मान लो आ जाए, क्या एक चार्ज पार्टिकल है, जेई ने 2007 में पूछा, अ चार्ज Q
goes undeflected in electric field E, magnetic field B, then V इक्वल टू, चार ऑप्शन दे दिए, क्या V E क्रॉस B बाई B स्क्वायर, V B क्रॉस E बाई B स्क्वायर, थर्ड V इसको ऐसे ही रख, E क्रॉस B बाई E स्क्वायर, V B क्रॉस E बाई E स्क्वायर। समझ में आ गई बात? दो बार B स्क्वायर से डिवाइड, दो बार E स्क्वायर से, ये चार ऑप्शन दे दिए, तो बताओ कौन सा सही है। अच्छा सवाल है। सिंस हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, E बाई B होता है, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, E बाई बी वी कैप। क्यों? ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और E बाई बी क्या होता है, या मैग्नीट्यूड है जस्ट, तो ये वेक्टर है। एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो V का मैग्नीट्यूड तो यही है, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया बेटा, E बाई बी। अरे हाँ या ना, मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, E बाई बी, तो V का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, E बाई बी, और डायरेक्शन क्या हो गई, V कैप। अब V कैप कैसे निकालें, ध्यान से देखो, V कैप मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन दे रहा है, E क्रॉस B। कैसे दे रहा है वो देखो, E किधर है, जूम किया डाउनवर्ड, B किधर था, इनवर्ड, तो मेरे पास कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो है इधर, और B किधर है, E किधर है, नीचे, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कैसे जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। मेरी बात समझ रहे हो, हाथ को नीचे किया, नीचे से ऊपर की तरफ, तो थंब कहाँ जा रहा है, उधर, तो E क्रॉस B, E क्रॉस B मुझे क्या देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन। मेरी बात ठीक है, तो V वेक्टर तो आएगा ऐसे, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, मुझे क्या चाहिए, जस्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या किए, E और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। E क्रॉस B क्या देगा, वेलोसिटी, बट मुझे चाहिए डायरेक्शन, तो E B के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड, V वेक्टर आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो V वेक्टर क्या है बेटा, E बाई बी, E क्रॉस B डिवाइड बाई B, E से E कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया V वेक्टर इक्वल टू E क्रॉस B डिवाइड बाई B स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर था, तो E क्रॉस B डिवाइड बाई B स्क्वायर फर्स्ट मेरा आंसर होगा। क्लियर? तो इस टाइप का सवाल 2007 में जेई ने पूछ लिया था। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। और देखो, जीरो वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए और क्या था ना, देखो F क्या होता है, Q, E प्लस में V क्रॉस V। ठीक है, फॉर नो डेविएशन, अगर कोई डेविएशन नहीं है तो फोर्स क्या होगा, जीरो, अगर कोई डेविएशन नहीं है तो फोर्स क्या होगा, जीरो, तो Q E प्लस में V क्रॉस B मस्ट बी जीरो, ये जीरो है तो Q हट जाएगा, ये बचेगा, तो यहां से क्या आया, E इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। अरे बात समझ में आई, कंडीशन आ गई, करवा नहीं रहा, बता रहा हूं। जेई ने एक बार 2017 में अभी 3 साल पहले एक सवाल पूछ लिया। क्या पूछ लिया, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं जस्ट फॉर्मेट दे रहा हूं, वैल्यू चेंज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड इज वेलोसिटी मानते हैं, v कैप v नॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। समझ गए? और b दे दिया b नॉट i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन दे दिया, इफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल गोज undeflected in electric field and magnetic field, then
फाइंड ई, ई नहीं दे रखा आपको, फाइंड ई। और ये भी कह सकते हैं पार्टिकल को, और फोर्स इज 0 ऑन पार्टिकल। पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला आपको याद है, क्यू ई प्लस वी क्रॉस वी। फोर्स को 0 कर दो, चार्ज अपने आप हट जाएगा, ये आ गया। तो यहां से ई निकालने में आपको क्या परेशानी है? नेगेटिव ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको सोल्व करना आता है? अरे बोलो, v क्रॉस बी कैसे निकालोगे? v क्रॉस बी आप लोग कैसे निकालोगे? आई जे के, v क्या है? v नॉट बार ले लो, 213, समझ रहे हो मेरी बात? और b क्या है? b नॉट बार ले लो, 146। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे बार माइनस लगा दो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ रहे हो? मैं सोल्व नहीं कर रहा, अपने आप करना है, मैंने जस्ट वैल्यू बताई है। अगर वी बी मिल जाए, सोल्व कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो 2017 में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, सिंपल कर लोगे। जस्ट वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स को 0 कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वी क्रॉस बी माइनस के साथ। ठीक है। रिसेंटली 2019 में जेई ने एक सवाल पूछा, बहुत ही आसान था। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था 3i कैप प्लस 6j कैप। वैल्यू चेंज हो सकती है, फॉर्मेट वही है। चार्ज q, ठीक है। फाइंड वर्क डन ऑन चार्ज q इफ charge is displaced from origin to point x equal to 1 meter, y equal to 1 meter। ये क्वेश्चन आ गया था 2019 में एक बार। तो क्या था इसके अंदर? देखो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो वर्क डन बाय ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो ये समझ में आ गई, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ डॉट डी आर। एफ क्या होता है? क्यू ई डॉट डी आर। अरे हाँ, अब ये ओरिजिन है, यहां से एक पॉइंट है 1 1, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। आर मान लो, तो आर क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप। x1 का मतलब x एक्सिस, 1 आई कैप 1 जे कैप। तो आर पता लग गया। तो वर्क डन क्या हो गया? क्यू ई कितना है? 2i कैप प्लस 4j कैप डॉट डी आर की जगह आर मान लो या इसको डी आर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी आर क्या है? i कैप प्लस j कैप। तो q i डॉट i 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस, या j का ऑप्शन 4, j का 1 4, क्या आ गया? 6q। तो ये 2019 में सवाल आ गया था, ट्रिकी सवाल है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन क्या होता है? 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा एफ डॉट डी आर, एफ क्यू ई दे रखा है, डी आर आपको निकालना आता है, सोल्व कर लो। बहुत आसान सवाल। तो कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते लॉरेंट फोर्स के ऊपर। जनरली वेलोसिटी सेलेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और लॉरेंट के ऊपर आ जाए तो भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर मुझे आना चाहिए, कोई खास बात नहीं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से करवाइए, ताकि आपको कंप्लीट +2 के नीट और जेई लेवल के क्वेश्चन मिलते रहें, अच्छे कंसेप्ट मिलते रहें। थैंक यू।